With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you are warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 03056319464. Subscribe, like our channel, that's ESL Academy. Respected students, our slogan is Learn and Lead the World. Today we'll discuss Thought Fox by Ted Hughes. We'll discuss life of the poet Ted Hughes. We'll also discuss critical appreciation of Thought Fox और हम इसकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे. लेट्स डिस्कस द लाइफ ऑफ द पोइट. पोइट की लाइफ को डिस्कस करते हैं. देखिएगा, टेड ह्यूज. टेड ह्यूज एडवर्ड जेम ह्यूज इसका कंप्लीट नाम था. ये 17 अगस्त 1930 को यॉर्कशायर विलेज एरिया है एक इंग्लैंड का, वहाँ पैदा हुआ और 17 अगस्त 1998 में इसकी डेथ हुई. 28 अक्टूबर 1998 में इसकी डेथ होती है और 17 अगस्त 1930 में ये पैदा हुआ. टेड ह्यूज. टेड ह्यूज एक ब्रिटिश पोइट है, लॉरेट है और उसके अलावा ये पोइट है बच्चों का, ये पोइट है किसका, एनिमल्स का. ये बहुत सारी सिंबल्स यूज़ करता है, मेटाफर्स यूज़ करता है, सिम्बलीज यूज़ करता है जो कि बर्ड से रिलेटेड होती हैं, जो कि एनिमल्स से रिलेटेड होती हैं. जैसे कि थॉट फॉक्स, अभी हम इसका पढ़ेंगे, इसकी पोएम पढ़ेंगे तो उसमें भी उसने एक फॉक्स का यूज़ किया जो कि एक एनिमल है. इसकी लाइफ देखते हैं. इंट्रोडक्शन. लिख लें काइंडली साथ साथ. अगस्त 17 1930 में पैदा हुआ. अक्टूबर 28 1998 में इसकी डेथ हुई है. इसकी वाइफ का नाम था सिल्विया प्लेथ जो कि खुद एक पोइटस थी. 1956 में वो पैदा हुई और 1963 में उसकी डेथ हुई. और उसके अलावा इसकी जो वाइफ है और आसिया वेबल, इसने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाया था. आसिया वेबल जो है वो 1962 और 1969 उसकी एज है. और इसकी बेटी थी एक जो सिल्विया प्लेथ से, जो इसके बच्चे थे, उस एक का नाम है फ्रेडा ह्यूज. फ्रेडा ह्यूज जो है आजकल BBC में भी आती हैं, आप इनको चाहें तो सर्च कर सकते हैं. तो ये अभी ज़िंदा हैं. इनके बेटे थे एक नाइकोलस ह्यूज जिसने सुसाइड कर लिया था बाद में. और उसके अलावा एक कॉलेज था, पेम्ब्रूक कॉलेज है कैम्ब्रिज में, वहाँ से इसने अपनी एजुकेशन हासिल की थी. टेड ह्यूज वाज इंग्लिश पोइट और ये पोइट लॉरेट भी रहे हैं. और पोइट लॉरेट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट होता है, जो इवेंट्स जो उनके ऊपर लिखने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो पोइट जो गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको पोइट लॉरेट वो देते हैं स्टेटस. चिल्ड्रन का राइटर है, क्रिटिक है और क्रिटिक्स ने इसको, जो पोइट है, एनिमल्स का पोइट है, बच्चों की जो पोइट्री है वो करता है बच्चों के लिए. और क्रिटिक्स ने इसको अवेल्यूएट किया है हाई रैंक, यानी बेस्ट पोइट है अपनी जनरेशन का वो. ह्यूज मैरिड टू द अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लेथ एट द एज ऑफ 30. इसकी एज 30 थी जब इसने सिल्विया प्लेथ से शादी की. हिज लास्ट पोइटिक वर्क है बर्थडे लेटर. इसने जो लास्ट अपना पोइटिक वर्क लिखा है उसमें बर्थडे है, उसमें वो एक्सप्लोर करता है अपने रिलेशन को सिल्विया प्लेथ के. 2008 में टाइम्स, जो द टाइम्स, ये वहाँ पे एक मैगजीन है, रैंक्ड ह्यूज 4th ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स सिंस 1945. यानी उन्होंने यानी द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर उससे कहा है टाइम ने, द टाइम ने. सिल्विया प्लेथ की मुलाकात होती है. सिल्विया प्लेथ जब यहाँ पे आती हैं इंग्लैंड में अमेरिका से, तो इनकी मुलाकात होती है टेड ह्यूज से. ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी इन्वॉल्व थी. फादर की डेथ हो गई थी तो इन्हें
अपने फादर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो टेड ह्यूज़ जो है फादर जैसा लगता है, पर्सनैलिटी वैसी है, बड़ी इन्फ्लुएंस्ड और मुतासर इंस्पायर होती है। और उसके बाद विद इन द पीरियड ऑफ 6 years टेड ह्यूज़ फेस्ड द सडन डेथ ऑफ द 4 people डियर टू हिम। 6 साल की एज के अंदर, यानी 6 साल के अंदर अंदर ये काफ़ी इसके जो नियर डियर होते हैं उनकी डेथ होती है। उसमें सबसे पहले सिल्विया प्लेथ की डेथ होती है। सेकंडली उसके बाद आसिया वेवल जो है वो उसकी भी डेथ होती है। आसिया वेवल जो है उसके बाद ये आसिया वेवल से जब ये शादी करता है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, वो भी अपने आप को खुदकुशी कर लेती है। इनफैक्ट हुआ यूँ था कि टेड ह्यूज़ लव मैरिज करता है सबसे पहले सिल्विया प्लेथ से। सिल्विया प्लेथ से 2 बच्चे भी होते हैं। ये अमेरिका चला जाता है, यूएस से चला जाता है। वहाँ एक डेविड वेबल नामी एक राइटर है जिसका आना जाना है टेड ह्यूज़ की तरफ। टेड ह्यूज़ उसकी वाइफ को अपने जाल में फांस लेता है और उसका नाम होता है आसिया वेबल। आसिया वेबल से ये इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन सेटअप करता है। ये घर पे इनवाइट करता है इनको। जब वो घर में आते हैं तो ये भांप लेती है, ये जांच लेती है अपने हस्बैंड को कि मेरे हस्बैंड का इसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है आसिया वेबल की। तो वो उससे निराश होती है, फाइट करती है। ये उससे लड़ के वापस आ जाता है यूएसए से और उसको इजाज़त नहीं देता कि मेरी मिस्ट्रेस के, यानी वो अपनी मिस्ट्रेस को नहीं छोड़ेगा और ये वापस आ जाता है। वो उसी गुस्से में खुद को गैस्ट कर लेती है कमरे में और अपने आप को कत्ल कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है। तो इस तरह वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है और उसकी डेथ होती है। यानी ये 1962 की बात है। आसिया और उसके जो हस्बैंड हैं वो कैनेडियन पोइट थे, डेविड वेबल। डेविड वेबल जो है वो इनवाइटेड होता है टेड ह्यूज़ की तरफ, तो वो उनके घर आता है। जब घर आता है तो आसिया वेबल का ह्यूज़ की तरफ झुकना, अट्रैक्शन, उसका कमरे में मिलना, इवन वो देख लेती है इनको और वो इस पर बहुत नाराज़ होती है। तो वो उससे फाइट करता है, लड़ता है। वो कहता है कि वो अपनी मिस्ट्रेस को कभी भी नहीं छोड़ेगा, यानी जो उसकी बिलवर्ड है आसिया वेबल उसको नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पे वो दोनों की फाइट होती है और ये उसे छोड़ के वापस इंग्लैंड में आ जाता है। सिल्विया प्लेथ गुस्से में आती है और वो अपने आप को किचन में गैस्ट करती है और अल्टीमेटली वो इस अफेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाती आसिया वेबल को कि वो मुझे छोड़ के टेड ह्यूज़ जो है वो आसिया वेबल की तरफ चला जाएगा। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, वो अपने आप को बंद करके कत्ल कर लेती है। शी कमिटेड सुसाइड। इवन टेड ह्यूज़ और आसिया वेबल दोनों उसकी इसका सबब बनते हैं। तो उस वक्त जब वो खुदकुशी करती है, उसकी जो फ्रेडा होती है, फ्रेडा एक उसकी बेटी है, उसकी उम्र 3 years है और नाइकोलस जो ह्यूज़ है उसकी उम्र उस वक्त 1 साल की थी। यानी उस वक्त ये खुद को कत्ल कर लेती है। और लेटर ये जो पेरेंट के जो असरात होते हैं वो बच्चों पे बहुत होते हैं। इवन नाइकोलस जो ह्यूज़ है उसने भी खुदकुशी कर ली थी। 6 years later in March 1969 वेबल किल्ड हरसेल्फ। अब उसने वेबल को अपना लिया है तो वेबल जो है वो भी अब कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है क्योंकि इसकी लाइफ में एक और औरत आ जाती है। आसिया जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है और शी आल्सो कमिटेड सुसाइड। वो अपने आप को खुद को मार लेती है। वो भी शी आल्सो कमिटेड सुसाइड। तो वेबल जो है उसके लिए फिर ये, क्योंकि इससे भी उसकी मिस्ट्रेस थी, उससे भी मोहब्बत करता था और फिर उसकी लाइफ में थी, तो उसकी फिर याद में ये एक नज़म लिखता है। सून आफ्टर द डेथ ऑफ द वेबल ह्यूज रोट अ पोएम इन विच ही टॉर्मेंटेड हिमसेल्फ अबाउट हैविंग बीन डिस्ट्रक्टिव टूवर्ड्स हिज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। फिर वो खुद को कोसता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने डियरेस्ट पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं और उस पर वो फिर लिखता है हु वर माई लाइफ, उसके बारे में ये फिर पोएम लिखता है। तो ये इसको पब्लिश करवाता है। ये 1990 में ये पब्लिश होती है। ही पब्लिश्ड अ वॉल्यूम ऑफ द 20 poems। तो ये जी स्पेशली उसने वेबल के लिए लिखी है, अपनी मिस्ट्रेस के लिए। अर्ली लाइफ जो है टेड ह्यूज़ की, ह्यूज़ वॉज बोर्न ऑन 17 अगस्त 1930, 17 अगस्त 1930 में पैदा हुआ, टू विलियम हेनरी एंड एडिथ ह्यूज़
यानी उसके फादर का नाम था विलियम हेनरी और उसकी मदर का नाम था इड थ्यूज, EDITH, HUGHES, ह्यूज, टेड ह्यूज, ये उसका नाम है पूरा। इड थ्यूज उसकी मदर थी। ह्यूज सिस्टर was Olians was 2 years his seniors. Hugh's brother Geralt was older than he by 10 years, यानी उसका जो गैरल्ड जो उसका ब्रदर था उससे 10 ईयर बड़ा था, यानी ये उनकी फैमिली है। ह्यूज को प्यार था, वो उसके शौक क्या क्या थे, हंटिंग करता था, फिशिंग का शौक था, स्विमिंग का शौक था और पिकनिक का उसे शौक था। ये इन चीज़ों का उसके बहुत ज़्यादा शौक था। ही अटेंडेड द बर्नले रोड स्कूल अंटिल ही वाज 7, यानी 7 साल तक उसने एक बर्नले स्कूल है, रोड स्कूल है, जो इसने अटेंड किया, उसी पे उसने एजुकेशन हासिल की। तो फिर उसकी फैमिली जो है वो किसी और सिटी में चली जाती है, साउथ यॉर्कशायर में चली जाती है। देन ही अटेंडेड द स्कोफील्ड, ये फिर स्कोफील्ड स्ट्रीट जूनियर स्कूल को अटेंड करता है। उसके बाद अल्टीमेटली ये कॉलेज जाता है। कॉलेज में इसकी मुलाकात होती है सिल्विया प्लेथ से। सिल्विया प्लेथ को ये अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेता है और उससे फिर शादी कर लेता है। अल्टीमेटली फिर उसके बाद उसके साथ अमेरिका चला जाता है और वहाँ रहता है और फिर वहाँ पे किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाता है, आसिया वेवल से, और आसिया वेवल के पीछे फिर उसको छोड़ देता है और वो खुदकुशी कर लेती है। इसकी जो पहली पोएम है जो उसने मैंने पहले बताया, द हॉक इन रेन, जो कलेक्शन है इसका, उसके अंदर इसने लिखी है द थॉट फॉक्स। हमने सीमस हिनी की होली को जो उसकी पोएम हम पढ़ेंगे जिसमें वो अपना पोएटिक प्रोसेस बताता है, तो होलीकॉन, तो इसी तरह हेलिकॉन्स जो उसका पोएटिक प्रोसेस जिसमें बताता है, और इसी तरह ये अपना बताता है। इससे पहले भी हमने एक पोएम पढ़ी थी जो थी पोएटिक प्रोसेस के ऊपर थी, वो रिचर्ड वल्बर की एक पोएम थी, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर हमने पढ़ी थी। उसमें भी वो बताता है कि कैसे यानी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस को फॉलो करता है इंसान का माइंड, और हर चीज़ जो होती है वो अपने सेंटर से दूर होती जाती है। मार्जिनेलिया हमने पढ़ी थी बाय रिचर्ड वल्बर, तो उसमें वो बताता है कि हर चीज़ अपने सेंटर से दूर दूर होती है, आइडिया भी आस्ता आस्ता निकल जाते हैं। तो उसमें भी बेसिकली वो भी पोएटिक प्रोसेस था जो हमने सीमस हिनी का भी पढ़ना है, उसका पोएटिक प्रोसेस पढ़ना है कि कुछ कुएँ जो होते हैं उसमें वाज़े फेस नज़र आता है, कुछ में हाफ नज़र आता है, कुछ में साफ़ करना पड़ता है, तो वो सारा पोएटिक प्रोसेस बताता है। ये भी अपना पोएटिक प्रोसेस बताता है, हर पोएट अपना पोएटिक प्रोसेस बताता है। इवन कि हमने उसको पढ़ा, जॉन कीट्स को पढ़ा, तो वो कहता है कि पोइट्री जो है ऐसे आनी चाहिए जैसे पत्ते किसी दरख्त पे आते हैं। तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, पावरफुल फीलिंग, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था, हर पोइट के नज़दीक एक उसका अपना मेथड होता है पोइट्री को परसीव करने का, हासिल करने का, आइडिया हासिल करने का। तो टेड ह्यूज भी अपना पोइटिक प्रोसेस थॉट फॉक्स में बताएगा, जो उसने खुद एक वर्ड जो है वो खुद उसने कॉइन किया है। हिज अर्लीस्ट पोएम जो है वो थॉट फॉक्स है, और इसके अंदर ये बताएगा कि किस तरह से एक पोइट को पोइट्री आती है और वो पोइट्री कैसे करता है, और व्हाट इज हिज मेथड टू डू पोइट्री। लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं, फिर देख लें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1929 में पैदा हुआ, 1998 में डेथ हुई। यॉर्कशायर एक विलेज, उसके पास विलेज था, वहाँ ये पैदा हुआ है, और इसका फादर जो था वो एक कारपेंटर था। ठीक है जी। रॉयल एयरफोर्स में इसने सोशल वर्क किया एज। उसके बाद पेम्ब्रूक जो कॉलेज है वहाँ ये पढ़ता रहा, वहाँ इसकी मुलाकात होती है किससे, सिल्विया प्लेथ, जो कि एक अमेरिकन पोइट थी। और उसके बाद उसके साथ ये यूएसए चला जाता है। यूएसए में ये अफेयर में इन्वॉल्व होता है आसिया वेवल के साथ, जो कि कैनेडियन सिटीज़न थी। उसके पीछे फिर ये अपनी वाइफ को छोड़ देता है, 2 बच्चे भी थे इसके, और वो खुदकुशी कर लेती है। आसिया वेवल जो हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं और वो भी खुदकुशी कर लेती हैं। इवन उसके ऊपर भी ये पोएम लिखता है। द हॉक इन रेन 1957 में इसने लिखी है, और उसके अंदर ये अपनी पोएटिक प्रोसेस भी बताता है, द थॉट फॉक्स, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
इसकी पोएम के अंदर आपको बर्ड्स, एनिमल्स और उसके बाद वॉयलेंट जो बिहेवियर है वो मिलेगा, क्योंकि वो जानवरों को भी डिस्कस करता है। मूर टाउन्स, चिल्ड्रन पोएट, और इसके बाद नेचुरल पोएट, इसको नेचर का पोएट भी कहते हैं, एनिमल पोएट भी कहते हैं, और ये इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करता है। थॉट फॉक्स जो है उसके अंदर ये एक फॉक्स का एक सिंबल यूज़ करता है और पोइटिक प्रोसेस बताता है कि पोइट्री एक पोइट को ऐसे आती है कि जैसे एक लोमड़ी जो है वो अपनी सबसे पहले स्निफ करती हुई अपना फेस जो है वो थोड़ा सा जो नाक है वो ऊपर करती है, नोज़ ऊपर करती है, फिर वो अपनी आइज़ जो निकालती है, फिर वही फॉक्स जो है वो फुल अपीयर होके सामने आ जाती है। तो इसी तरह आइडिया जो है पहले थोड़ा सा स्निफ करता हुआ आता है, फिर वो थोड़ी सी आंखें निकालता है, आंखों के बाद पूरा फेस जो उसका सामने आ जाता है और पूरी पोएम जो है वो लिखी जाती है किसके ऊपर, एक पेज के ऊपर। तो ये सारा ये प्रोसेस बताता है। आज हम इसकी जो पोएम है थॉट फॉक्स की लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देख लेते हैं और साथ इसी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है जो हमारी करंट नोट में है वही देख लेंगे। मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर 78 है, अगर आप निकाल लें अपनी बुक के ऊपर तो वहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा पेज नंबर, हाँ जी, मैं रीडिंग करता हूँ। ये डिफरेंट स्टेंजाज यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेंजाज हैं और इस 6 स्टेंजा में वो बेसिकली बताता है कि फर्स्टली वैग आइडिया कम टू, आप चाहें तो लिख लें इसको, अपनी बुक के ऊपर ही लिख लें। वो कहता है फर्स्टली अ वैग आइडिया कम टू बर्थ, व्हेन वैग आइडिया कम्स टू ट्रू इट बिकम्स जस्ट लाइक अ फुल फॉक्स। ठीक है जी, पहले एक वैग आइडिया आता है, स्निफ करती हुई जैसे लोमड़ी आती है। मेरे पास 78 पेज है, आपके पास पता नहीं कौन सी बुक है आपकी, आप देख लें अपनी इंडेक्स से देख लें। थॉट फॉक्स लिखा हुआ टेड ह्यूज की जो पोएम्स हैं, थॉट फॉक्स लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। आप ज़रा ये साथ पहले लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि सबसे पहले एक वैग आइडिया इंसान के एक पोएट के माइंड में आता है, फिर वो आइडिया जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे स्निफ करती हुई एक फॉक्स है, फिर वो अपने नोज़ को ऊपर करती है, फिर थोड़ा सा आइज़ को निकालती है, पूरा फेस सामने कर लेती है। इसी तरह एक आइडिया जो है एक पोएट के माइंड में आता है। दिस पोएम इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ द पोइट्री। दिस पोएम, ये जो पोएम है ये बताती है आपको किसका प्रोसेस बताती है, एक पोएट के पोइट्री करने का प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू टेड ह्यूज के मुताबिक पोइट्री इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो कहता है कि पोइट्री जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसा ग्रेजुअल प्रोसेस है देखिएगा। वो कहता है जी ब्रेन का एक प्रोसेस है। पोएट जो है लाइक अ डार्क फॉरेस्ट, पोएट जो है उसका जो माइंड है वो ऐसे है कि जैसे कोई डार्क फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और बिल्कुल घना तारीख है। अ पोएम इज़ नॉट क्रिएटेड एट वंस। कोई नज़म जो है वो अचानक क्रिएट नहीं हो जाती कि आपने ऐसे ही क्रिएट कर दी। आपको पेज मिल गया काइंडली बताइएगा, पेज मिल गया आपको? हाँ जी, काइंडली ये तो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। मैं लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। ये ट्रांसलेशन जो है लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन जो है ये हर स्टैंजा को अलग-अलग डिफाइन के, ये बात सुने, ये आपको NKM सीरीज़ की बुक से मिलेगा या उस पर देख लें, या ये KM सीरीज़ की बुक होगी आपके पास, है वो दूसरी बुक? दूसरी बुक है आपके पास जिसमें लाइन टू ये सारी नज़म लिखी हुई है, पूरी पोएम लिखी हुई है इसमें? चलो ठीक है, अच्छा लिख लें, ये अपनी बुक के ऊपर ही लिख लें साथ, आपको फिर ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कहता है जी पोएट जो है वो कोई ऐसे नहीं बन जाती नज़म, एक इन पोएट के माइंड में ऐसे नहीं बनती। तो टेड ह्यूज कहता है कि सबसे पहले एक लोमड़ी जो है स्निफ करती हुई अपना नाक जो है उससे स्निफ करती हुई आती है, जैसे कि बहुत बड़ा घना तरीख जंगल है, और उसके बाद वो थोड़ी सी आंखें ऊपर करती है, फिर वो अप्रोर करती है अपना हेड और पूरा बॉडी जो है मुंह आगे कर देती है और ख़ुद ब खुद ऐसे कहता है। फिर उसके बाद एक पोएम जो है
वो ऐसे ही इंसान एक पोइट के अंदर आइडिया आता है, पहले थोड़ा स्निफ करता हुआ, फिर आंखें बाहर करती है, फिर पूरा एक आइडिया बन जाता है। तो पोएम इज़ नॉट क्रिएटेड एट वंस, कोई नज़म एक वंस एट वंस नहीं बन जाती। कहता है पोएट का जो माइंड है वो एक डार्क फॉरेस्ट होता है। पोएम इज़ नॉट क्रिएटेड एट वंस, द एनिमल्स इज टैंगल्स। टैंगल्स कहाँ होता है एनिमल्स? ये बुशेस में इस तरह कहता है कि फिर रहा होता है। कैसे? सबसे पहले वो स्निफ करता है, फिर ट्राई टू कम और ब्रिंग आउट हिज बॉडी, फिर वो बॉडी अपना पूरा लाता है और फिर अल्टीमेटली वो अपीयर हो जाता है। ये एक मेटाफोरिकल सिंबल उसने यूज़ किया है, मेटाफर उसने यूज़ किया है किसका? एक फॉक्स का। अब मैं पढ़ता जाता हूँ, लाइन टू लाइन देख लेते हैं, उसके बाद इसी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। इमेजिन, कहता है आई इमेजिन दिस मिडनाइट। आई इमेजिन दिस मिडनाइट, जो मैंने आपको आइडिया बता दिया है वो अपने सामने रख लें। मैं मज़ीद आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप उसके ऊपर ही बुक के ऊपर लिख लें तो आपको फिर ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले आप लिखें कि सिंपल आपको कुछ लिखवा देता हूँ। एक साइड ऊपर लिखें थॉट फॉक्स, हेडिंग दे लें, एक साइड पे लिखें आइडिया, दूसरे साइड पे लिख दें, यानी सेगमेंटाइज कर लें उसको, लाइन डाल के सेंटर में एक साइड पे आइडिया लिख लें, एक साइड पे फॉक्स लिख लें। कहता है जी आइडिया जो है वो फॉक्स की तरह होता है, उसने उसका मेटाफर यूज़ किया है क्योंकि वो एनिमल्स का पोएट है तो एनिमल्स की सिंबल यूज़ करता है। माइंड जो है उसके सामने लिख लें, वो कहता है ये डार्क फॉरेस्ट है, बहुत घना तरीक जंगल है एक पोएट का माइंड। और आइडिया वांट्स, आइडिया जो है वो बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो यक वक्त बाहर नहीं आते, उनका एक प्रोसेस होता है ग्रेजुअल। बॉडी टचेस विद लीव्स ट्विग्स, जो ट्विग्स हैं, जो शूट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो उसके साथ टच करती हुई, जैसे लोमड़ी बाहर आती है, एक फॉक्स बाहर आती है, इसी तरह घने तरीक माइंड का जो जंगल है उसी से आइडिया भी ऐसे टकराते हुए शूट से, झाड़ियों से, बूटियों से बाहर आते हैं। ठीक है जी, ये एक मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन दी है पोएट ने, और पोएट तभी आपको ये समझ आएगी अगर आप वो लोमड़ी का जो उसने प्रोसेस बताया है वही आपने सामने रखोगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। पहले जो थी कोई चीज़ क्या है वो बिल्कुल डिस्टॉर्शन फॉर्म में है आइडिया, लेकिन अल्टीमेटली वो वाज़ेह शक्ल अख्तियार कर लेता है। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहता है आई इमेजिन, इमेजिन क्या कर रहा है पोएट जो है, इमेजिन तो माइंड से डेफिनेटली कर रहा है, कहता है दिस मिडनाइट। ये आपको कंफ्यूज करेगी पोएम, इसलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि वो फॉरेस्ट का जो पूरी डिस्क्रिप्शन है अपने माइंड में रखें, फिर समझ आ जाएगी। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव beside the clock loneliness and this blank page where my fingers move। पोएट आपको बता रहा है कि मिडनाइट का टाइम है, मेरा दिमाग ऐसे है कि जैसे कोई घना तरीक जंगल है, कोई चीज़ जो है मेरे इर्द गिर्द, मैं यानी बैठा हूँ पेज लेके, तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मेरे इर्द गिर्द जो स्टिर कर रही है, मेरे इर्द गिर्द कोई चीज़ हरकत कर रही है। अब वो हरकत जो कर रही है वो बेसिकली क्या है, वो आइडियाज़ है। उसको उसने नाम किसका दिया, अब थॉट फॉक्स का देना है। आई इमेजिन दिस मिडनाइट, कहता है मैं इस मिडनाइट में कहता है मोमेंट्स फॉरेस्ट, मैं इस मिडनाइट के वक़्त ऐसे महसूस करता हूँ कि मेरा माइंड जो है वो एक घना जंगल है। समथिंग एल्स इज लाइफ, कोई चीज़ जो है कहता है वो इसके गिर्द जो अराउंड परसेप्टिबली अलाइव, कोई चीज़ मेरे इर्द गिर्द कहता है फिर रही है, अलाइव है। बिसाइड द क्लॉक लोनलीनेस, और मैं कहता है बिसाइड का मतलब होता है कि पास, बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस, और मैं कहता है क्लॉक के पास तन्हा बैठा हूँ कि जो टिक टिक की आवाज़ें दे रहा है उसके पास कहता है मैं बैठा हूँ। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर मूव, और एक कहता है खाली पेज है जिसके ऊपर मेरी जो उंगलियां हैं वो मूव कर रही हैं। क्या तलाश कर रही हैं, आइडियाज़ को तलाश कर रही हैं कि कोई आए। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, कहता है मैं विंडो से बाहर देखता हूँ तो मुझे कोई स्टार नहीं नज़र आता, यानी तरीखी रात हो तो फिर
स्टार्स जो है वो नज़र नहीं आते। कहता है थ्रू द विंडो आई सी, और मैं कहता विंडो से देखता हूँ कि कोई स्टार मुझे आसमान पर नज़र नहीं आ रहे। समथिंग मोर नियर, और आई फील समथिंग कमिंग क्लोज, समथिंग मोर नियर। अब मोर नियर का मतलब है कि कोई चीज़ नीचे आ रही है, कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है। मोर नियर का मतलब अप्रोच कर रही है, मुझे ऐसे फील होता है कोई चीज़ मुझे अप्रोच कर रही है। दो डीपर विद इन डार्क, अंधेरी तरीख रात में से कोई चीज़ मुझे महसूस होती है कि वो गहरी से गहरी होती जाती है और मेरे इर्द गिर्द है। इज एंटरिंग द लोनलीनेस, और मेरी लोनलीनेस, मेरी तन्हाई में मुझे ज्वाइन कर रही है। अब ये वो पोएटिक प्रोसेस कोई बात कर रहा है, आइडिया की बात कर रहा है। वो बेसिकली अब उसको रिलेट कर देगा, पर्सोनीफाई कर देगा किसके साथ? फॉक्स के साथ। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, कहता है ठंडी, डेलिकेट कहता है गहरी, स्नो, स्नो वाली यानी जिसमें बर्फ पड़ रही हो ऐसी, कहता है डार्क नाइट है। अ फॉक्स नोज टचेज द ट्विग लीफ, कहता है एक फॉक्स है और उसका जो नाक है वो टच कर रहा है ट्विग को। ट्विग का मतलब होता है ये जिसको कहते हैं ब्रांच, टहनियाँ, झाड़ियाँ, बूटियाँ, शूट किसी दरख्त का। लीफ, पत्तों को टच करता हुआ नाक जो है फॉक्स का, वो कहता है ऐसे आगे आगे हो रहा है। टू आईज सर्व आ मोमेंट दैट नाउ, और उसकी जो दो आइज़ हैं, दो आइज़ जो हैं उसकी स्लोली, कहता है टू आइज सर्फ एज अ मोमेंट दैट नाउ, और उसकी दो आइज़ जो हैं वो स्लोली कहता है मूवमेंट कर रही हैं। मूवमेंट यानी उससे कुछ मुझे नज़र आ रहा है, आइज़ जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, इसका मतलब लिख लें ग्रेजुअली, ये सारा नाउ एंड नाउ, नाउ सारा अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है ग्रेजुअली। और आस्ता आस्ता वो ऊपर बढ़ रही है, यानी अभी पूरी बाहर नहीं आई, जो फॉक्स है वो पूरी बाहर नहीं आई, आस्ता आस्ता वो ऊपर अपना पहले उसने नाक ऊपर किया, फिर आइज़, और ये इतनी अब हाफ आधी बाहर आ गई, यानी आइडिया आधा आ गया है। ठीक है जी। सेट नीट प्रिंट इनटू द स्नो, और फिर ये क्या कहता है? सेट नीट प्रिंट इनटू द स्नो बिटवीन ट्रीज एंड वेरली अ लैम शैडो, और फिर वो क्या करती है? सेट नीट प्रिंट इनटू द स्नो, और जिस स्नो से, स्नो मीन टू बर्फ है, यानी उस जिस बर्फ से गुजरती जा रही है वहाँ पे नीट प्रिंट, प्रिंट का मतलब होता है निशान, अपने निशान वो छोड़ती जा रही है। बिटवीन ट्रीज, दरख्तों से, एंड वेरली, और बड़ी मुख्तार से, वेरली का मतलब लिखें मुख्तार से, बड़ी मुख्तार से, और फिर बड़ी मुख्तार से क्या कर रही है? बड़ी अख्तियार से, मुख्तात अंदाज से वो क्या कर रही है? अ लैम्प शैडो लेग्स, लेग्स का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ का आस्ता आस्ता, एंड स्टम्प, स्टम्प का मतलब होता है टेल, पीछे छोड़ना, इन हालो, और पीछे अपने छोड़ती जा रही है किसको? निशानों और टोकन्स को, अपनी निशानी और अपने पाँव के निशान। ऑफ अ बॉडी दैट इज़ बोल्ड टू कम, और वो बॉडी, पूरा जिस्म जो अभी उसका बाहर आना है, ये अभी ऐसे कहता है वो चलती आ रही है, और जो बॉडी है उसका अभी येट टू, इज़ बोल्ड टू कम, अभी आना है मुकम्मल। Across clearing an ice, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly, coming about its own business. अब वो क्या कहता है? The fox dashes out the clearing of the dark forest. अब क्या करती जा रही है? सारी जितना भी घना जंगल है उसको वो चीरती, फाड़ती, पेनिट्रेट करती, पिर्सिंग करती हुई वहाँ से गुजरती आ रही है सारे को। अक्रॉस का मतलब होता है गुजरना, क्लियरिंग एन आइज, वाइडनिंग, डीपनिंग, ये जंगल से जो गुजरती आ रही है वो सारा प्रोसेस बता रहा है। ग्रीननेस, ब्रिलियंटली, कॉन्सेंट्रेटेडली, कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, और फिर क्या कर रही है? प्रॉपर प्लेस के ऊपर आ रही है, यानी ये सारी जो फेजेस हैं इनको गुजरती हुई प्रॉपर अपने वर्क की तरफ वो आ रही है, अपनी जगह पे आ रही है। टिल विद द सडन शार्प नॉट स्टिंक ऑफ द फॉक्स, के कहता है हत्ता के, एक कहता है अचानक जो है उसकी एक स्मेल आती, स्टिंक का मतलब लिखें स्मेल ऑफ फॉक्स, कि एक उसकी एक अचानक एक स्मेल आती है उसकी, अचानक, अचानक का मतलब लिखें कि वायलेंट किसी चीज़ का अचानक सामने आ जाना। टिल विद द सडन शार्प नॉट स्टिंक ऑफ द फॉक्स, फिर अचानक जो है वो बड़ी तेज़ी से
उसकी जो फॉक्स है वो सामने आती है। इट एंटर द डार्क होल ऑफ द हेड, और जो डार्क होल है, एक तारीख होल है, गड़ा है किसका, दिमाग का, उसके अंदर आके खड़ी हो जाती है या उस पर आके अपीयर हो जाता है, यानी फुल आइडिया दिमाग के अंदर आ जाता है। द विंडो इज़ स्टारलेस, कहता है अब जो विंडो है अभी भी स्टारलेस है, अभी भी वहाँ पे कोई मुझे कोई स्टार नज़र नहीं आ रहा। स्टिल द क्लॉक टिक्स, और अभी भी कहता है क्लॉक जो है वो बजता है। द पेज इज़ प्रिंटेड, और पेज जो है पूरा भर जाता है, यानी आइडिया पूरा हेड में आ गया है और अभी क्लॉक वैसे ही बज रहा है और टिक टिक कर रहा है और आइडिया पूरा जो पेज है वो प्रिंट हो गया। ये उसने एक पोइटिक प्रोसेस बताया है कि एक पोइट के अंदर पोइटिक प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले लोमड़ी जो है वो स्निफ करती हुई आती है, फिर वो अपनी आंखें ऊपर करती है, फिर वो पूरा चेहरा जो है वो बाहर आके सामने खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आइडिया एक पोइट के माइंड के अंदर आते हैं। जैसे रिचर्ड बल्बर ने मार्जनीलिया बताया था, उसने कहा था कि हर चीज़ जो है वो इंसान के सबकॉन्शियस से अल्टीमेटली वो अनकॉन्शियस की तरफ जाती है। अगर आपको कोई आइडिया आए तो उसे फ़ौरन कैच कर लें, ठीक है। जैसे मछलियाँ जो हैं वो अपने सेंटर से वो किनारों की तरफ सी से दौड़ती हैं या उधर को जाती हैं, इसी तरह आइडियाज़ जो हैं वो कहता है वो भी इंसान के माइंड से अल्टीमेटली ग्रेजुअली स्लिप होते जाते हैं। ये उसका वो पोइटिक प्रोसेस है। सीमस हीनी का भी पोइटिक प्रोसेस है जो हमने पढ़ना है अभी। अब सीमस हीनी को जब पढ़ेंगे तो उसमें वो देखेंगे। अब ऐसा करें, ज़रा निकालें, करंट नोट्स निकालें, उसके ऊपर भी है। यही क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, हम इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे वो हमें याद हो जाएगा। निकालिएगा। थॉट फॉक्स का पूरा जो आइडिया है वो आपको समझ आ गया, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या कहता है। हाँ जी, थॉट फॉक्स पेज नंबर 294 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 294 पे आइएगा। यही पोएम है, इसी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, इतनी मुश्किल नहीं होगी, वही हमने पढ़नी है। द थॉट फॉक्स इज़ अ शॉर्ट ब्यूटिफुल पोएम। कहता है कि थॉट फॉक्स जो है एक शॉर्ट और ब्यूटीफुल पोएम है।